साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो जीएस दृष्टि बिहार नाम से एक चित्रात्मक पुस्तक निकाली गई है, जिसमें बिहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को कवर किया गया है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। यह आपके बिहार के किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार के भूगोल के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं धारवाड़ क्रम के बारे में। तो देखिए, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इनका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग में होता है। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, वो बिहार के किन जिलों में मिलती हैं? तो ये आपका जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर एवं गया में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इनका महत्व क्या है? तो इसमें सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम एवं अभ्रक आदि के निक्षेप इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। वहीं टर्सरी चट्टानों की बात करें तो इनकी अवस्थित कहाँ पे है? तो ये जो है पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी, हिमालयी तराई क्षेत्र में मिलते हैं। और इनका महत्व क्या है? तो इसमें कागलो, मरेट, बालू पत्थर तथा चूना पत्थर के निक्षेप मिलते हैं और संभावित तेल भंडार भी इन टर्सरी चट्टानों में हैं। वहीं पर विंध्यन चट्टानों की बातें करें तो इनकी अवस्थित कहाँ पे है? तो इनका अवस्थित जो है वो निचला विंध्यन क्रम, जो कि सेमरी क्रम कहलाता है इसमें, और ये कहाँ पे है? रोहतास जिले में। और ऊपरी विंध्यन क्रम ये भी रोहतास में है एवं कैमूर, जो कि सोन घाटी में। इसका महत्व क्या है? तो इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं पाइराइट निक्षेप पाए जाते हैं। और वहीं पर विंध्यन चट्टानें के बारे में देखिएगा, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सारनाथ के स्तूप हित जो प्रयुक्त पत्थर है वो विंध्यन चट्टानें ही हैं। और आगे क्वाटरनरी चट्टानों के बारे में बात करें तो इनकी अवस्थित कहाँ है? बिहार के मैदानी क्षेत्र जो है वो क्वाटरनरी चट्टानों से बनी हुई हैं। इनका महत्व क्या है? तेथिस सागर के अवशेष एवं गंगा व सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है ये। आगे बात करते हैं बिहार की भू आकृतिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र में जो है यहाँ पर आपका सोमेश्वर श्रेणी है। तो सोमेश्वर श्रेणी का जो विस्तार है वो त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी दर्रे के मध्य है। त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी दर्रे के मध्य में है। और यहाँ की जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें भिखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, मरवात दर्रा है। ठीक है, भिखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, मरवात दर्रा है। और यह बिहार की उत्तरतम श्रेणी है। जो सोमेश्वर श्रेणी है ये बिहार की उत्तरतम श्रेणी है। और यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है वो फोर्ट सोमेश्वर है, जो कि 880 मीटर है। और कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वहीं आगे बात करते हैं हरदा घाटी की। हरहा घाटी, ये जलोढ़ मैदान का भाग है। इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी व रामनगर दून के मध्य है। सोमेश्वर श्रेणी उत्तर में है और दक्षिण में रामनगर दून है, इसके मध्य में यह स्थित है। वहीं रामनगर दून की बात करें तो इसका विस्तार शिवालिक की दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग जो है यहाँ पर इसका विस्तार है। अधिकतम ऊंचाई इसकी संतपुर के निकट 242 मीटर है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ों को देखें तो बिहार को मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया? कुल 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियाँ क्या कहलाती हैं? उसे टाल कहते हैं। क्या कहते हैं? टाल कहते हैं, ये याद रखिएगा। उदाहरण मोर टाल, बहड़िया टाल, मोकामा टाल, सिंघौल टाल। आगे चलते हैं, मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो देखिए, गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित है मैदानी क्षेत्र। ये जो गंगा नदी है कंटूर लाइन द्वारा इसका निर्धारण करती है। एक उत्तरी मैदान, दूसरा दक्षिणी मैदान है। ठीक है, उत्तरी मैदान है और दक्षिणी मैदान है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान की बात यदि करें तो इसका क्षेत्रफल कितना? उत्तरी मैदान का 56,980 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नदियां यहाँ उत्तरी मैदान की कौन सी हैं? तो कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, महानंदा। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी मैदान की नदियों में कोसी है, बागमती है, बूढ़ी गंडक, महानंदा है। वर्गीकरण यदि देखें तो भाबर या तराई का मैदान, बांगर, खादर एवं चौर अर्थात मन, ये इस तरह से इसका जो है विभाजन किया गया है। विस्तार कहाँ पे उत्तरी मैदान का? तो इसका विस्तार जो है वो भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, यहाँ पर इसका विस्तार है। भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर। प्रमुख दोआब कौन से यहाँ पे? तो यहाँ के जो प्रमुख दोआब हैं उसमें आपका महानंदा कोशी दोआब, कोशी गंडक दोआब, गंडक घाघरा दोआब। तो ये 3 महत्वपूर्ण दोआब हैं, महानंदा कोशी दोआब, कोशी गंडक दोआब, गंडक घाघरा दोआब। दक्षिणी मैदान की बात करें
तो इसका क्षेत्रफल कितना है दक्षिणी मैदान का? इसका क्षेत्रफल जो है वो 33,670 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तरी मैदान से, जो उत्तरी मैदान है उससे कम है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ पुनपुन, किऊल व गंगा हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण मैदान की जो नदियाँ हैं उसमें पुनपुन, किऊल व गंगा नदियाँ आती हैं, जबकि उत्तरी मैदान में कोशी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, महानंदा आती हैं। विस्तार की बात करें तो गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक इसका विस्तार है। प्रमुख पहाड़ियाँ यहाँ पे कौन सी हैं? तो इसकी प्रमुख पहाड़ियों में गया, राजगीर, खड़गपुर, बराबर एवं गिरिथक की पहाड़ियाँ हैं। गया, राजगीर, खड़गपुर, बराबर व गिरथिक की पहाड़ियाँ। वर्गीकरण देखें तो भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, अंग का मैदान, ये आपके दक्षिणी मैदान के ही हिस्से हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश के बारे में। तो ये दक्षिण का जो सीमांत पठारी प्रदेश है ये विंध्यन पर्वत का भाग है। ठीक है, विंध्यन पर्वत का भाग है और कैमूर पठार भी है, जिसकी ऊंचाई जो है 300 से लेकर 450 मीटर तक है। इसका विस्तार जो है, जो दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश है, इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर के बिहार के रोहतास तक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर के बिहार के रोहतास तक है और इसका अन्य नाम जो है वो है रोहतास पठार भी कहते हैं, रोहतास पठार। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं खड़गपुर की पहाड़ी का। खड़गपुर की पहाड़ी के बारे में, तो इसका आकार जो है, खड़गपुर की पहाड़ी का आकार त्रिभुजाकार है। ये इसका विस्तार जमालपुर से जमुई तक है। कहाँ पे है? जमालपुर से जमुई तक है और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में यह स्थित है। कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में यह स्थित है। आगे चलते हैं, कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखें तो विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र कौन सा है? तो ये मोकामा के किऊल हरोहर नदी घाटी में है। विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र मोकामा के किऊल हरोहर नदी घाटी में। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन किया जाता है उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में। कहाँ पर? उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में। वहीं बिहार का प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? वो है दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश, जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात की, जिसको रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है और इसका हिस्सा कैमूर का पठार भी है। आगे चलते हैं, बिहार की मृदाओं के बारे में बात करें कि किस प्रकार की मिट्टी है। तो देखिए, बिहार की मृदा को जो है इस प्रकार से उत्तर बिहार के मैदान की मृदा है, दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा है और दक्षिण की पठारी मृदा है। इस रूप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी या उत्तर बिहार की मैदानी मृदाओं के बारे में। तो इसमें है उप हिमालय पर्वतीय मृदा। इसकी अवस्थित कहाँ है? तो सोमेश्वर श्रेणी का जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम बिहार में, वहाँ पर है। इसका रंग जो है इस मिट्टी का गहरा भूरा एवं पीला है। विशेषता क्या है? जैविक पदार्थों की इसमें अधिकता है। फसलें धान, मक्का तथा जौ इसकी प्रमुख फसलें यहाँ पर उपजाई जाती हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें कुछ तथ्यों को, तो बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार में अभ्रक मूलक मिट्टी प्राप्त होती कहाँ से? नवादा जिला से। बिहार में अभ्रक मूलक मिट्टी नवादा जिला से प्राप्त होती है। वहीं आगे बात करते हैं तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में। तराई क्षेत्र की मृदा की बात करें तो इसकी अवस्थित कहाँ है? उत्तर में बिहार नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक। उत्तर में बिहार नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व में किशनगंज से लेकर के पश्चिम में चंपारण तक इसका विस्तार है। इसका रंग भूरा तथा हल्का पीला है। विशेषता अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। तराई क्षेत्र की मृदा अम्लीय प्रकृति की है। फास्फोरस और पोटास की कमी होती है तथा जैव पदार्थों की इसमें अधिकता होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें फास्फोरस व पोटास की कमी होती है। कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसमें आपका धान, पटसन, जौ, सरसों व गेहूँ उगाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए, पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर कहते हैं। अवस्थित कहाँ पे है? तो गंगा के दक्षिणी मैदान में या दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर तक। गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर के गया, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर तक। रंग कैसा? गाढ़ा भूरा एवं हल्का काला। विशेषता चूना एवं पोटास की अधिकता, फास्फोरस, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी इसकी विशेषता है। प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो गन्ना, मक्का, धान, गेहूँ व जूट। गन्ना, मक्का, धान, गेहूँ व जूट है यहाँ पर उपजाई जाती है।
नवीन जलोढ़ मृदा की बात करें तो इसे खादर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। इसकी अवस्थित जो है कोसी क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर से चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग तक। चूँकि कोसी क्षेत्र में है, क्योंकि कोसी नदी में क्या होती है, हर साल बाढ़ आती है, तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा ही मिलेगी। तो कोसी क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर से चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग तक। इसका रंग गहरा भूरा एवं काला होता है। विशेषता क्या है, इसमें चीका क्ले की अधिकता होती है, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, उर्वरता इसकी अधिक होती है। इसमें जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं वो है धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का एवं दलहन। ठीक है, तो आप देखेंगे जितनी भी प्रकार की यहाँ मिट्टी पाई जाती है उसमें धान जो है, धान हो गया, मक्का हो गया, इसका उत्पादन किया जाता है। बल सुंदरी मृदा की बात करते हैं। बल सुंदरी मृदा तो ये कहाँ पे मिलती है, ये बांगर की दक्षिणी दिशा में, बांगर की दक्षिण दिशा में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण एवं सारण जिले में ये मृदा मिलती है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग जो है आपका गहरा भूरा एवं सफ़ेद होता है। विशेषता क्या, चूने की अधिकता होती है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है और कम उर्वर होती है। ठीक है, तो बल सुंदरी मृदा आपकी क्षारीय होती है, जबकि जो आपकी कौन सी तराई क्षेत्र की मृदा थी वो अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, इसकी प्रमुख फसलों में क्या है, तो धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची एवं केला यहाँ पर उगाए जाते हैं। दक्षिण बिहार की मैदानों की बात करें, दक्षिण बिहार की मैदानी मृदाएँ, तो इसमें कगारी मृदा जो है दक्षिण बिहार की मैदानी मृदा है। इसकी अवस्थित कहा गंगा के दक्षिणी एवं सोन, किऊल व फल्गु नदियों के किनारे इस मैदानी मृदा का विस्तार है। रंग कैसा, भूरा होता है, चूने की अधिकता होती है। कगारी मृदा में चूने की अधिकता होती है। प्रमुख फसलों में सरसों, जौ, दाल, मक्का एवं विभिन्न सब्जियां इसमें उगाई जाती हैं। इसमें देखिए धान नहीं उगाया जा रहा है। टाल मृदा की बात करें तो इसकी अवस्थित कहाँ पे है, बक्सर, मुंगेर, पटना एवं भागलपुर जिले। तो आपका कगारी मृदा, टाल मृदा, ये सभी दक्षिण बिहार की मैदानें हैं। ठीक है, इसका रंग धूसर होता है। विशेषता क्या है, जलमग्न क्षेत्र में यह होती है। दोमट व चिका मृदा की प्रधानता होती है, मोटे कण वाली मृदा होती है। प्रमुख फसलों की बात करें तो रबी फसल एवं दलहन इसमें उगाई जाती है। आगे बात करते हैं करैल या केवाल मृदा की, जो कि दक्षिण बिहार की मैदानी मृदा है। तो इसकी अवस्थित कहाँ है, बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, पटना, भागलपुर एवं औरंगाबाद जिला। इसका रंग पीला व गहरा भूरा होता है। विशेषता सिल्ट, बालू एवं क्ले का मिश्रण होता है। करेल मृदा क्षारीय, केवाल मृदा जो करेल मृदा होती है वो क्षारीय होती है, जबकि केवाल मृदा जो होती है अम्लीय क्षारीय दोनों होती है। जल ग्रहण क्षमता इनकी अधिक होती है या उर्वर होती है। प्रमुख फसलों के देखें तो गेहूं, धान, बाजरा एवं अरहर यहाँ पे उगाए जाते हैं। आगे बात करते हैं बलथर मृदा। तो बलथर मृदा भी दक्षिण बिहार की मृदा है। तो इसमें इसकी अवस्थित कहाँ पे है, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य का संकीर्ण पट्टीनुमा क्षेत्र। रंग पीलापन लिए हुए लाल रंग है। विशेषता अम्लीय प्रकृति कम उर्वरा वाली होती है तथा प्रमुख फसलों में आलू, ज्वार, बाजरा एवं अरहर है। तो देखिए दक्षिण बिहार की मैदानों में कगारी मृदा है, टाल मृदा है, करेल या केवाल मृदा है और बलथर मृदा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में पिडमोंट और स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में। कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में। वहीं मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, नवीन जलोढ़क मृदा है। कौन सी है, नवीन जलोढ़क मृदा है। अब दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा की बात करते हैं तो यहाँ पर लाल बलुई मृदा मिलती है, जिसकी अवस्थित कहाँ पे है, रोहतास एवं कैमूर जिला में। इसका रंग लाल व पीला होता है। इसकी विशेषताओं में बालू की अधिकता, ह्यूमस की मात्रा, कम उर्वरा इसकी विशेषताएं हैं। प्रमुख फसलों में बाजरा, मक्का तथा ज्वार यहाँ पर उगाए जाते हैं। लाल व पीली मृदा की बात करें तो ये इसकी अवस्थित कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व बिहार में आपका बांका, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर व औरंगाबाद का पठारी क्षेत्र आता है। वहीं इसका रंग जो है लाल होता है और विशेषता लौह तत्व की अधिकता व कम उर्वर होता है। तो जो लाल व पीली मृदा है इसमें लौह तत्व की अधिकता होगी और ये कम उर्वर होता है। प्रमुख फसलों में दलहन एवं मोटे अनाज इसमें उगाए जाते हैं। वहीं पे परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ों को देखें तो देखिए बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट की कृषि होती है उत्तर पूर्वी बिहार में। कहाँ पर होती है, उत्तर पूर्वी बिहार में जूट की कृषि अधिक बृहद स्तर पर होती है। वहीं बिहार में लगभग 90% क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा कौन सी, जलोढ़ मृदा है। ठीक है, बिहार के लगभग 90% क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा कौन सी, जलोढ़ मृदा। तथा धान तथा जूट हेतु उपयुक्त मृदा कौन सी, खादर मृदा। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है वो खादर मृदा होती है। बिहार के दाल का कटोरा कहलाता है कौन सा, मोकामा टाल। जो मोकामा टाल है बिहार के दाल का कटोरा कहलाता है।
प्रमुख तथ्यों की बात करें तो पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य का गठन हुआ? 45.85% जमीन लेकर के। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मुंगेर जिले में है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी से। आगे चलते हैं, बिहार की नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले गंगा नदी की बात करते हैं। किसकी बात करें? गंगा नदी की बात करते हैं। बिहार में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? बक्सर जिला के चौसा से, और मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह करती है। मध्य बिहार में, मतलब बिहार को एक तरीके से 20 से बांटती है। मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह होती है। बिहार में लंबाई से कितनी है? 445 किलोमीटर, और बिहार में प्रवाह क्षेत्र इसका कितना है? 15,165 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी के किनारे स्थित जो 12 जिले हैं, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो 12 जिले कौन से इसके किनारे? याद रखिएगा, भोजपुर है, सारण है, बक्सर है, वैशाली है, पटना है, बेगूसराय है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, कटिहार है, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर जिला है। इसे 2-3 बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर जिला। और सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है इसकी? वो है पटना में। ठीक है, उत्तर दिशा की सहायक नदियाँ तथा दक्षिण दिशा से संगम के दोनों को देखते हैं। तो उत्तर दिशा की जो सहायक नदियाँ हैं वो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा बागमती नदी है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा बागमती नदी। वहीं दक्षिण दिशा में जो इसका संगम होती है, जहाँ जो इससे आकर मिल रही है, उसमें सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, किऊल, फल्गु तथा हरोहर नदी है। सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, किऊल, फल्गु तथा हरोहर नदी। उत्तरी बिहार की नदियों की बात करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले गंडक नदी की बात करते हैं। गंडक नदी की बात करें तो इसमें ये बिहार में प्रवेश कहाँ से होता है? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से 250 किलोमीटर लंबी है। ये बिहार में इसकी लंबाई है। इसके अन्य नामों में काली गंडक, सदानीरा गंडकी, नारायणी तथा शालिग्रामी है। काली गंडक, सदानीरा गंडकी, नारायणी तथा शालिग्रामी इसके अन्य नाम हैं। प्रवाह मार्ग कहाँ से? पूर्व एवं पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सीवान तथा मुजफ्फरपुर जिले में से ये प्रवाहित होती है। संगम ये हाजीपुर में गंगा नदी में जाकर के ये मिलती है। इसकी विशेषता क्या है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वहीं घाघरा या सरयू नदी की बात करें तो बिहार में प्रवेश कहाँ से होता है? सारण जिला के बुठनी से होता है। इसकी बिहार में लंबाई कितनी है? 83 किलोमीटर है। 83 किलोमीटर गंडक नदी से कम है। प्रवाह मार्ग जो है सिवान एवं सारण में, तो सिवान से आपका गंडक नदी भी जाती है। संगम कहाँ पे मिलता है? सारण जिले के रेविलगंज में गंगा नदी से मिलती है। विशेषता क्या है इसकी? प्रायः मार्ग परिवर्तन उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा का निर्धारण ये भी करती है। सहायक नदियों में राप्ती, महाकाली नदी आती है। राप्ती और महाकाली नदी इसकी सहायक नदियों में है। आगे चलते हैं, बूढ़ी गंडक की बात कर लेते हैं। तो बूढ़ी गंडक इसका उद्गम जो है आपका पश्चिमी चंपारण के बिशंभरपुर के चौतरवा में होता है। तो बूढ़ी गंडक का उद्गम ही जो है ये बिहार में ही है, तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, बिहार में लंबाई 320 किलोमीटर। सहायक नदियों में मशान, बलौर, पंडई, सिकता, तिलवे, तिऊर, धनौती, कोहरा एवं धंधा इसके बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ। संगम खगड़िया के निकट ये गंगा नदी मिल जाती है। विशेषता क्या है? बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? बूढ़ी गंडक। उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली नदी है यह। वहीं बागमती की बात करते हैं। बागमती इसका उद्गम कहाँ पे है? तो नेपाल के शिवपुरी श्रेणी से इसका उद्गम होता है। बागमती का बिहार में प्रवेश कहाँ से करता है? तो ये जो है सीतामढ़ी जिला के ढेंग के सोरावती ग्राम से यह बिहार में प्रवेश करता है। संगम बदला घाट में कोसी नदी से यह मिलती है। बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है। सहायक नदियों में लाल बकैया, छोटी बागमती, सिपरी, मनोहरा, कोला ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कोसी नदी का। इसके अन्य नाम बिहार के शोक हैं। ऋग्वेद में से कौशिकी और नेपाल में से सप्तकोशी भी कहते हैं। बिहार में प्रवेश कहाँ करता है? तो सुपौल जिले के समीप भीमनगर से यह बिहार में प्रवेश करता है। संगम कटिहार जिला के कुरसेला में गंगा नदी से इसका संगम होता है। सहायक नदियों में बागमती है, अरुण है, तामूर है, शुनकोशी है, कमला है, बलान है, दूध कोशी है, तामा कोशी है, इंद्रावती है एवं लिखू खोला है। बिहार में लंबाई लगभग 260 किलोमीटर है। कमला नदी की बात करते हैं। तो कमला नदी की यदि बात करें, इसका उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है। महत्वपूर्ण याद रखें, कमला नदी का उद्गम जो है नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है। बिहार में प्रवेश मधुबनी जिला के जयनगर से यह बिहार में प्रवेश करती है। और खगड़िया जिला के बदला घाट
पदला घाट में बागमती नदी से इसका संगम होता है। बिहार में इसकी लंबाई जो है 120 किलोमीटर है। सहायक नदियों में सोनी, ढौरी, बलानवार, त्रिशुला, मैनावती है। विशेषता क्या है इसकी? मिथिलांचल की ये पवित्र नदी है, मिथिलांचल की पवित्र नदी है कमला नदी। आगे चलते हैं, महानंदा नदी के बारे में बात करते हैं। तो इसका उद्गम जो है दार्जिलिंग के माँ हल्दीराम पहाड़ी से होती है। महानंदा नदी का उद्गम दार्जिलिंग के हल्दीराम पहाड़ी से होती है। बिहार में प्रवेश किशनगंज जिला से करती है। संगम जो है बांग्लादेश के बांग्लादेश के गारी घाट में गंगा नदी का संगम होता है। सहायक नदियों में मेची, बलासोन, कनकाई नागर तथा टेंगान है। कुल लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर है। दक्षिणी बिहार की नदियों की बात करें तो सोन नदी इसमें आती है। दक्षिणी बिहार की नदियों में सोन नदी आती है। बिहार में प्रवेश इसका रोहतास जिले से होता है। इसमें बिहार में लंबाई कितनी है? 202 किलोमीटर है। संगम गंगा नदी से इसका संगम होता है कहाँ पर? पटना के मनेर में होता है। सहायक नदियों में गोपंद, रिहंद, बनास, कन्हार व उत्तरी कोयल है। पुनपुन नदी की बात करें तो इसका उद्गम झारखंड के पलामू से होता है, महत्वपूर्ण है। बिहार में प्रवेश गया जिले से करता है। बिहार में इसका प्रवेश गया जिले से होता है पुनपुन नदी का। बिहार में प्रवाह गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल तथा पटना जिला में इसका प्रवाह है। संगम ये पटना के फतुहा में गंगा नदी से मिल जाती है। सहायक नदियों में मादर, बिलरो, मोरहर, दरगाह, राम रेखा बुतावे हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फल्गु नदी की। तो इसका उद्गम जो है कहाँ पर है? तो फल्गु नदी का उद्गम जो है निरंजना के लीलाजन व बिहार के गया के मोहन नदी के संगम से इसका उद्गम होता है। मुहाना कहाँ है? पुनपुन नदी ताल क्षेत्र के पुनपुन नदी में इसका मुहाना है। शाखाएं कौन सी हैं? धोधर, खुरी, लोकायन तथा धनराज आदि। विशेषताएं की बात करें, इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फाल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान किया जाता है कहाँ पर? गया में। तो ये गया में से होकर ये प्रवाहित होती है। आगे बात करते हैं अजय नदी की। अजय नदी का उद्गम जो है बिहार के जमुई जिला के बटपाड़ से होता है। संगम पश्चिम बंगाल भागीरथी नदी में इसका संगम होता है। बिहार में प्रवाह कहाँ पे? जमुई और मुंगेर में। जमुई से ही आई है, उद्गमित होती है। आगे बात करते हैं सकरी नदी की। तो इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार है। बिहार में प्रवेश नवादा जिले के गोविंदपुर के निकट इसका बिहार में प्रवेश होता है। और बिहार में प्रवाह नवादा, पटना गया तथा मुंगेर जिला। संगम कहाँ पे होता है? तो ये गंगा नदी में इसका संगम क्यूल तथा मोरहर के साथ इसका गंगा नदी में संगम होता है। कर्मनाशा नदी की बात करते हैं। इसका उद्गम कहाँ पे? कैमूर पर्वत जो कि बिहार में है। तो ध्यान रखिएगा, कर्मनाशा नदी का भी उद्गम जो बिहार ही है। संगम कहाँ पे है? बक्सर जिला के चौसा में गंगा नदी से यह मिल जाती है। विशेषता क्या है? यह कर्मनाशा नदी अशुभ या अपवित्र मानी जाती है। यह उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा का निर्धारण भी करती है। आगे चलते हैं, चानन नदी की बात करें। चानन नदी, इसके अन्य नाम पंचानन है। चानन नदी का अन्य नाम पंचानन है। इसका उद्गम है छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए सकरी नदी भी जो है, सकरी नदी का भी उद्गम जो है आपका छोटा नागपुर पठार से ही है। और इसकी प्रमुख धाराओं में तिलैया, पैमार, धरांजे और महाने। आपस में संगम कहाँ करती है? तो नालंदा जिला के गिरियक में इसका संगम होता है। आगे चलते हैं, किऊल नदी। इसका उद्गम जो है झारखंड के गिरिडीह जिला में होता है। और इसके सहायक नदियों में बरनर, हरोहर व अंजन है। बिहार में प्रवेश जो है जमुई जिला के सतपहाड़ी से इसका प्रवेश होता है। संगम कहाँ पे होता है? तो लखीसराय जिला के सूरजगढ़ में गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है। आगे चलते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो शिकराना नदी को जाना जाता है बूढ़ी गंडक नाम से। ठीक है, बूढ़ी गंडक का अन्य नाम शिकराना नदी है। डेहरी बांध स्थित है सोन नदी पर। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी कौन सी है? बागमती है। मेची सहायक नदी है महानंदा की। देवा और गोगरा अन्य नाम है किसे? घाघरा नदी के। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? बूढ़ी गंडक है। लखनदेई और करनाली नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? घाघरा नदी है। वहीं अब्दुल बारी पुल स्थित है कहाँ पे? सोन नदी पर। सोन नदी के अन्य नामों में हिरण्यवाह और सोनभद्र नदी, ये दोनों ही सोन नदी के भी नाम हैं। आगे चलते हैं, बिहार के जलप्रपात, उष्णकुंड एवं झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ककोलत जलप्रपात के बारे में बात करते हैं।
जलप्रपात। इसकी अवस्थित कहाँ पे है? नवादा जिले के ककोलत पहाड़ी में। इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी? 150 फीट है। इसकी मुख्य प्रपात की ऊंचाई कितनी है? 80 फीट है। ठीक है। इसका विशेष इससे संबंध क्या है? कोडरमा पठार। कोडरमा पठार से उद्गमित 7 जलधाराओं के मिलने से इसका निर्माण होता है। आगे चलते हैं, धुआं कुंड एवं माझर कुंड जलप्रपात। तो अभी तक ककोलत प्रपात के बारे में बात की। अब बात करते हैं धुआं कुंड एवं मांझर या ये मायर कुंड जलप्रपात है। तो देखिए ये कहाँ पर है? तो ये आपका रोहतास जिला के ताराचंडी पहाड़ी में ये अवस्थित है। नदी कौन सी है? धोवा व काब नदी से निकलती है। और ये सिखों हेतु, किसके लिए? सिखों हेतु जो है ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, सिखों हेतु महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सी? धुआं कुंड एवं मायर कुंड जलप्रपात। आगे बात करते हैं करकटगढ़ जलप्रपात। करकटगढ़ जलप्रपात ये कैमूर जिला में अवस्थित है। ऊंचाई 100 फीट है। कैमूर वन्य अभयारण्य का ये हिस्सा है। वहीं आगे बात करते हैं अन्य जलप्रपातों की। इसमें है आपका तेलहर कुंड जलप्रपात। ये आपका कैमूर जिला में दुर्गावती नदी के समीप है। तो करकटगढ़ जलप्रपात जो था वो भी कैमूर में था। और ये तेलहर कुंड जलप्रपात ये भी कैमूर जिला के दुर्गावती नदी के समीप में है। जियारखंड जलप्रपात जो है ये कहाँ पे है? फुलवरिया नदी भोजपुर जिला में है। ओखारीन कुंड कहाँ पे है? रोहतास जिला के गोपत नदी। ओखारीन कुंड रोहतास जिला के गोपत नदी में। वहीं देवदारी जलप्रपात ये रोहतास के कर्मनासा नदी। देवदारी जलप्रपात रोहतास से कर्मनासा नदी। वहीं खुवारीदा नदी कौन सी है? अशाने है। और कहाँ, किस जिले में? रोहतास में। राकिम कुंड किसे संबंधित है? गायघाट नदी से, रोहतास में। और सुवारा पूर्वी सुवारा नदी से, रोहतास में। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें खुवरीदा, राकिम कुंड, शुआरा ये जो जलप्रपात हैं ये रोहतास में है। बिहार में या बिहार के प्रमुख उष्ण जलकुंड की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नालंदा के राजगीर में जो स्थित हैं। तो देखिए ब्रह्मकुंड ये बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड है। ब्रह्मकुंड जो है बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड है। ये जो हैं चार हैं, कौन कौन से हैं? इसमें सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदूम कुंड। सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदूम कुंड हैं ये। आगे चलते हैं, मुंगेर की बात कर लेते हैं। तो देखिए मुंगेर में लक्ष्मण कुंड है। मुंगेर का सबसे गर्म जलकुंड जो है वो लक्ष्मण कुंड है। लक्ष्मीश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में ही है। इसके अतिरिक्त पंचतर कुंड, भीम बांध, ऋषि कुंड ये भी यहाँ पर है। गया की बात करें तो गया में आपका अग्निकुंड है। कौन सा है? अग्निकुंड आपका गया में है। ठीक है। इसके अतिरिक्त बिहार की प्रमुख झीलों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात आती है कांवर झील की। कांवर झील ये आपका बेगूसराय जिला के मझौला गांव में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है। ध्यान रखें, कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ये बूढ़ी गंडक के विसर्पण से निर्मित है। बूढ़ी गंडक के विसर्पण से निर्मित है ये, इससे इसका निर्माण है। जल निमग्न वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध, ये जल निमग्न वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध है। हाइड्रा, बेल्सनेरिया व लिप्स रॉल्स आदि। आगे देखते हैं, आगे है साइबेरियन प्रवासी प्राणियों का आश्रय। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आश्रय है यहाँ पर कांवर झील में। और ये कांवर झील जो है रामसर स्थल घोषित है। तो बिहार का जो कांवर झील है ये रामसर के तहत आर्द्र भूमियों में ये सूचीबद्ध है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कुशेश्वर स्थान झील जो कि पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? कुशेश्वर स्थान प्रखंड दरभंगा में। क्षेत्रफल शरद ऋतु में 20 वर्ग किलोमीटर और वर्षा ऋतु में 100 वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार हो जाता है। प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पक्षी अभयारण्य भी है यह। वहीं जगतपुर झील की बात करें, जगतपुर झील ये भागलपुर में अवस्थित है। इसका वर्षा ऋतु में क्षेत्रफल जो है 400 हेक्टेयर होता है और ग्रीष्म ऋतु में 50 हेक्टेयर होता है। वहीं पक्षियों के संरक्षण स्थल की बात करें, गोगाबिल झील। गोगाबिल झील इसका अन्य नाम घोघा झील है, वह घोघा चाप भी कहते हैं। अवस्थित कहाँ पे? कटिहार जिला के मनिहारी में। 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। जल स्रोत कौन सा है? वर्षा व महानदी, मतलब रेन वाटर और महानंदा नदी से इसको जल मिलता है। सिमरी बख्तियारपुर झील ये कहाँ पे है? सहरसा झील में स्थित है, जिला में स्थित है। घोड़े की नाल जैसी इसकी आकृति है। संगठक झीलों में जमुनिया, गोबरा, कुमीबा तथा सर्दिया है। ठीक है, जमुनिया, गोबरा, कुमीबा तथा सर्दिया है। आगे चलते हैं,
आगे सिंचाई परियोजनाओं के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो 2020-21 के अनुसार सिंचाई क्षमता के बारे में देखेंगे तो कुल सिंचाई क्षमता को यदि देखें तो इसको निम्न प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, चरम सिंचाई क्षमता कितनी है 117.54 लाख हेक्टेयर और सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है 80.91 लाख हेक्टेयर। बृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता की बात करें तो देखिए, इसमें चरम सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर और वहीं सृजित सिंचाई क्षमता जो है 37.15 लाख हेक्टेयर है। नवीन योजनाएं कौन सी? दुर्गावती जलाशय परियोजना, पश्चिमी कोशी बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना व चौकन सिंचाई योजना इत्यादि हैं। वहीं लघु सिंचाई की बात करें तो देखिए, चरम सिंचाई क्षमता इसकी कितनी है? इसकी है 60.01 लाख हेक्टेयर और सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है 44.76 लाख हेक्टेयर, 69.9% इससे सिंचाई होती है। वहीं बिहार राज्य की प्रमुख नहर परियोजनाओं के बारे में बात करें तो बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में 30.6% योगदान जो है वो नहर परियोजनाओं का है। सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पे है? रोहतास में। सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक रोहतास में है और सकल सिंचित क्षेत्र का सबसे कम जो है शिवहर में है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में हुई है, रोहतास में। इसके बाद पश्चिमी चंपारण और औरंगाबाद का नंबर आता है। पश्चिमी चंपारण, रोहतास के बाद पश्चिमी चंपारण और फिर औरंगाबाद का नंबर आता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कोसी नदी परियोजना के बारे में। तो कोसी नदी परियोजना, इस पर जो बांध है कौन से हैं? तो फस्ते बांध, हनुमान नगर और रोधक बांध जो कि नेपाल में है। और नहरों की बात करें तो देखिए, नहरों में पूर्वी कोसी नहर, ये सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया तथा खगड़िया विस्तारित है। पश्चिमी कोसी नहर, वो पूर्वी कोसी नहर था, पश्चिमी कोसी नहर दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल तथा मधुबनी विस्तारित है। छतरा नहर, ये नेपाल के मोरांग क्षेत्र में विस्तारित है। गंडक नदी परियोजना की बात करते हैं तो इसके प्रमुख पश्चिमी नहर कौन सी हैं? मुख्य पश्चिमी नहर। तो मुख्य पश्चिमी नहर का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में, इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। वहीं देखिए, गंडक नदी परियोजना में दो मुख्य, एक मुख्य पश्चिमी नहर, दूसरी मुख्य पूर्वी नहर। तो मुख्य पूर्वी नहर का जो अन्य नाम है वो तिरहुत नहर है, लंबाई 293 किलोमीटर में, मतलब मुख्य पश्चिमी नहर से ये अधिक लंबा है। इसका विस्तार मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण व समस्तीपुर में। मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण एवं समस्तीपुर में। आगे चलते हैं, सोन नदी परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो बिहार की सबसे अधिक पुरानी आधुनिक नहर परियोजना सोन नदी परियोजना है, जिसका निर्माण जो 1876 में हुआ था। कहाँ पर, कब हुआ था? 1876 में। उद्गम इसका कहाँ से होता है? रोहतास के डेहरी से। इसकी प्रमुख नहरों में यदि बात करें तो पश्चिमी सोन नहर है। पश्चिमी सोन नहर उद्गम इसका सोन नदी के बाएं तट से डेहरी में होता है और लाभान्वित होने वाले जिलों में रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर है। वहीं पूर्वी सोन नहर की बात करें तो इसका उद्गम जो है सोन नदी के दाहिने तट पर। देखिए, बाएं तट से पश्चिमी सोन नहर और दाहिने तट से पूर्वी सोन नहर का उद्गम होता है सोन नदी के। कहाँ से? वारुण से। लंबाई 126 किलोमीटर है। मुहाना पटना के निकट गंगा नदी से है और लाभान्वित होने वाले जिलों में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल व पटना है। त्रिवेणी नहर की बात करें, इसका निर्माण वर्ष 1907 में होता है और उद्गम कहाँ से है? तो पश्चिमी चंपारण जिला के त्रिवेणी में गंडक नदी से इसका उद्गम होता है, त्रिवेणी नहर का। लाभान्वित जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण इसका लाभान्वित जिला है। अन्य सिंचाई योजनाओं के बारे में बात करें तो चंदन जलाशय योजना भागलपुर में है। बदुआ जलाशय योजना मुंगेर के भागलपुर में है। मूसा खंड सिंचाई योजना कैमूर में है। आगे चलते हैं, अगला है तिऊर एवं ढाका नहर। तिऊर एवं ढाका नहर लाभान्वित जिला कौन सा है? पूर्वी चंपारण है। उद्गम ललबकिया एवं तिऊर नदी जो कि गंडक की सहायक नदियां हैं, यहाँ से इसका उद्गम होता है। आगे बात करते हैं कमला नहर की। तो कमला नहर का उद्गम जो है कमला नदी दरभंगा जिले के उत्तर से दरभंगा नदी के उत्तर से कमला नदी से इसका उद्गम होता है। लाभान्वित जिला जो कौन सा है? दरभंगा एवं मधुबनी है। सकरी नदी की बात करें तो इसका निर्माण वर्ष 1950 में होता है। सकरी नदी का निर्माण 1950 में, जबकि सकरी नहर का निर्माण जो है 1950 में होता है, जबकि त्रिवेणी नहर का निर्माण 1907 में हुआ था। उद्गम सकरी नदी से। लाभान्वित जिला गया, नवादा एवं नालंदा है। प्रमुख नहरों की यदि बात करें तो अन्य प्रमुख नहरें दुर्गावती जलाशय परियोजना दुर्गावती नदी पर है, लाभान्वित जिले में कैमूर व रोहतास हैं। बरनार परियोजना बरनार नदी पर है, लाभान्वित जिला जमुई है। ठीक है।
आगे देखते हैं बागमती परियोजना, बागमती नदी सीतामढ़ी जिला के बागमती नदी पर स्थित है। यह लाभान्वित जिले में सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा शिवहर है। सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा शिवहर है। आगे देखते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो रोहतास का डेहरी जल विद्युत परियोजना, औरंगाबाद का वरुण है, पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर, सुपौल का कटैया है, अरवल का अगनूर है, रोहतास का नासरी है, ठीक है, रोहतास का नासरी है, और रोहतास में ही आपका डेहरी भी है पहला वाला। पश्चिमी चंपारण में त्रिवेणी है, और रोहतास में श्रीखंडी भी है। अरवल में बेलसार है, रोहतास में सेबारी है, और रोहतास में ही जैनानगर। देखिए रोहतास में कई सारे हैं जल विद्युत परियोजना, डेहरी है, नासरी है, श्रीखंडी है, सेबारी है, और जौनागर है या जयनगर। आगे चलते हैं, नलकूप की बात करते हैं। तो कुल सिंचित क्षेत्र का 63.9% जो है नलकूप से सिंचाई होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई जो होती है किससे होती है? नलकूप से होती है, जबकि नहर परियोजनाओं से 30.6% ही होती है। सर्वाधिक सिंचाई घटते क्रम में यदि बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से आपका समस्तीपुर में, फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार तथा पूर्वी चंपारण। समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कटिहार तथा पूर्वी चंपारण है। समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्वी चंपारण। तालाब की बात करें तो कुल सिंचित क्षेत्र का 1.9% जो है तालाब से सिंचित होता है। लगभग 115,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई। सर्वाधिक सिंचाई इससे कहाँ पे होती है? घटते क्रम में दरभंगा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई तथा सिवान। दरभंगा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई तथा सिवान। पाइन की बात करें तो कृत्रिम कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली। पाइन क्या होती है? ये कृत्रिम कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली होती है। ये अत्यंत प्राचीन है। कब की है? मौर्यकालीन है। ये इसका विस्तार कहाँ पे है? गया, नवादा, जमुई, बांका एवं भागलपुर जिलों में। इसके प्रमुख भागों की बात करें पाइन की तो प्रमुख भाग में आहार होता है। आहार पाइन का मुहाना होता है। और करहास जो होता है खेतों के समीप सबसे छोटी पाइन की शाखा होती है। ठीक है, आहार पाइन का मुहाना होता है, जबकि करहास जो है खेतों के समीप सबसे छोटी पाइन की शाखा होती है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं बिहार के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो बात करते हैं कोशी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। तो नेपाल एवं भारत की संयुक्त परियोजना है कोशी बहुउद्देशीय परियोजना। इसका समझौता 1954 में हुआ था, निर्माण कार्य 1959 में प्रारंभ हुआ था, निर्माण कार्य 1963 में पूर्ण होता है। और कोशी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना जो होती है वो 1978 में होती है। ध्यान रखिएगा, समझौता कब हुआ था? 1954 में, और निर्माण 1963 में हुआ था। आगे इसमें देखते हैं मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं। तो बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण रही है। परियोजना के चरणों में प्रथम चरण में हनुमान नगर, नेपाल में हनुमान नगर बांध निर्माण होता है। फिर पूर्वी कोशी नहर में 44 पूर्वी कोशी नहर जो कि 44 किलोमीटर इसका निर्माण होता है। द्वितीय चरण में पश्चिमी कोशी नहर का निर्माण होता है जो कि 113 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। वहीं सोन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करें, इससे पहले यहाँ पर ऊपर हम लोग गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना, जबकि कोशी जो है नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। देखिए, भारत नेपाल समझौता 1959 में होता है। योजना आयोग द्वारा परियोजना को मंजूरी 1961 में दी जाती है। वहीं जल विद्युत परियोजना की स्थापना पश्चिमी चंपारण में हुई। पूर्वी गंडक नहर परियोजना के बारे में बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान में इसका लाभ है। अन्य नाम इसके जो है पूर्वी गंडक नहर परियोजना का तिरहुत नहर है। कौन सा है? तिरहुत नहर है। गंडक नदी के समानांतर ये प्रवाहित होती है। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना जो है इसकी लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर। 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? 3 भागों में विभाजित है। लाभान्वित जिलों में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर व महाराजगंज है जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, और सारण, सिवान एवं गोपालगंज बिहार का, और भैरवा जो है नेपाल का है। वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। आगे चलते हैं, सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये सोन बैराज या इंदिरापुरी कदमन बैराज नामक जलाशय का निर्माण करता है। सोन बैराज या इंदिरापुरी बैराज या कदमन बैराज नामक जलाशय का निर्माण करता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज है। 1407 मीटर का है ये। निर्माण कार्य 1960 में प्रारंभ होता है और 1965 में पूर्ण हो जाता है। नहरों में पश्चिमी सोन नहर की शाखाओं में बक्सर, आरा, चौसा नहर है, और पूर्वी शाखा में सोन नहर है। जल विद्युत केंद्र यहाँ पे कौन से? बरून जल विद्युत केंद्र 1996 में स्थापित है। डेहरी जल विद्युत केंद्र 1993। तो बरून जल विद्युत केंद्र और डेहरी जल विद्युत केंद्र जो है ये सोन बहुउद्देशीय परियोजना के ही हिस्से हैं। बिहार की जलवायु की बात करें तो बिहार की जलवायु का वर्गीकरण जो है देखें तो उपोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी प्रकार की जलवायु है। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी प्रकार की जलवायु है।
कोपेन के अनुसार CWG मध्यतापीय गंगा तुल्य जलवायु। CWG कौन सा है? मध्यतापीय व गंगा तुल्य। CWA उत्तरी बिहार, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, जोगबनी एवं अररिया आदि में। तो उत्तरी बिहार में CWA है और दक्षिणी बिहार में CSA है। तो ध्यान रखिएगा, मध्यतापीय गंगा तुल्य जो है CWG है, उत्तरी बिहार में CWA है, दक्षिणी बिहार में CSA है। दक्षिणी बिहार में आपका पटना, गया, मुंगेर व जहानाबाद इत्यादि आते हैं। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी समीपता, हिमालय से निकटता। दक्षिण बिहार में पठारी व पहाड़ी नुमा उच्चावच और काल वैसाखी पौने। आगे देखते हैं बिहार की मुख्य ऋतुओं में ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या है? मार्च से मध्य जून तक है। लू का प्रवाह होता है। सबसे गर्म स्थान गया है। मानसून के पहले स्थानीय तूफान व ओलावृष्टि का भी यहाँ प्रभाव रहता है। बिहार में वर्षा की ऋतु की बात करें तो मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक। सर्वाधिक वर्षा जो है जुलाई व अगस्त में होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? वो है किशनगंज। ध्यान रखिएगा। तो जैसे सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा? गया है, तो वही उसी प्रकार सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। वर्षा का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन है। पूर्वी बिहार में 8 जून को, पश्चिमी बिहार में 12 जून को। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? अरवल है। अधिकतम वर्षा वाला जिला जो है आपका किशनगंज है, जबकि न्यूनतम अरवल है। बिहार में शीत ऋतु की बात करें तो मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। पाला यह पर्वतीय तराई है, दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाला पड़ता है। सर्वाधिक ठंड जो है ये मध्य दिसंबर से जनवरी तक पड़ता है। शीत ऋतु में वर्षा 5 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा भी होती है। आगे बात करते हैं बिहार में वन, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो लेटेस्ट 17वीं रिपोर्ट आई है उसके बारे में। तो देखिए महत्वपूर्ण है गैर वन क्षेत्र। बिहार में वनावरण की बात करें तो ये गैर वन क्षेत्र कितने? 91.91%। अति सघन वन कितने हैं? 333.42 किलोमीटर स्क्वायर, 0.35%। वहीं खुले वन कितने हैं? खुले वन 4% है। गैर वन क्षेत्र 91.91% है। अति सघन ऊपर हमने बात की 333.42 किलोमीटर स्क्वायर, 0.35% है। खुले वन कितना है? खुले वन जो है आपके 3761.54 किलोमीटर स्क्वायर है, 4%। मध्यम सघन वन जो है आपका ये 3285.83 किलोमीटर स्क्वायर है, 3.49% है। कुल वनावरण 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर है, 7.84%। वहीं झाड़ियाँ 235.89 किलोमीटर स्क्वायर, 0.25%। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं? तो सबसे नंबर 1 पे शेखपुरा है, 0.17%। फिर आपका बक्सर है। बक्सर और सिवान दोनों का सेम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बक्सर और सिवान का सेम है, 0.35%। वहीं फिर गोपालगंज है, फिर जहानाबाद है। तो न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों में शेखपुरा, बक्सर व सिवान एक साथ हैं, गोपालगंज और जहानाबाद। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले बात की। अब सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिलों की बात करें तो कैमूर सर्वाधिक क्षेत्रफल यहाँ पर, फिर पश्चिमी चंपारण है, रोहतास और फिर जमुई है। तो ध्यान रखिएगा कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई। आगे बात करते हैं न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र वाले ज़िले कौन से हैं? तो शेखपुरा में न्यूनतम परसेंटेज भी है। दूसरे पे अरवल है, तीसरे पे जहानाबाद है, चौथे पे बक्सर है। तो शेखपुरा है, अरवल है, जहानाबाद, बक्सर है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले परसेंटेज के रूप में, न्यूनतम यहाँ न्यूनतम की हमने बात की थी, अब इधर अधिकतम की बात करते हैं परसेंटेज के रूप में। तो कैमूर में क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे अधिक है और वनावरण परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे अधिक है, 31.56%। दूसरे पे जमुई है, तीसरे पे नवादा है, चौथे पे मुंगेर है। तो कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर ये परसेंटेज के हिसाब से हैं। प्रमुख वन संरक्षण संस्थान की बात करें तो पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, भागलपुर का विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, राजगीर में चिड़ियाघर सफारी और गया में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान है। आगे चलते हैं 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो बांका में सर्वाधिक हुई है, फिर जमुई में, फिर गया में। बांका, जमुई, गया। वहीं 2019 की तुलना में वनावरण की सर्वाधिक हानि कहाँ पर हुई है? तो सबसे अधिक आपका कैमूर में हुआ। कैमूर में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के रूप में हुई, परसेंटेज के रूप में भी है। तो यहीं पे सर्वाधिक हानि भी हुई है कैमूर में, फिर सुपौल में, फिर रोहतास में।
अति सघन, बिहार में अति सघन वन वाले ज़िले कौन से हैं? तो पश्चिमी चंपारण पहले पे, मुंगेर दूसरे पे, जमुई तीसरे पे, लखीसराय जो है ये चौथे पे है और रोहतास जो है 5वें पे है। आगे देखते हैं, आगे बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव तथा पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि बाघ शरण स्थली, ये प्रमंडल 1 और 2 पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क पश्चिमी चंपारण में स्थित है, 3335.64 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। वन्यजीव अभयारण्य में बात करें तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि बाघ शरण स्थली प्रमंडल 1 और 2 पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिमी चंपारण में है और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर व रोहतास में। राजगीर या पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में। ठीक है, गंगा नदी में इसकी लंबाई जो है विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य की, जो कि भागलपुर में 60 किलोमीटर है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा में है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पक्षी अभयारण्य के। तो देखिए, बड़ौला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। बड़ौला सलीम पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। इसके अतिरिक्त कुशेश्वर नाथ पक्षी अभयारण्य मिथिला में है, मिथिला दरभंगा में। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य ये भी जमुई में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है ये बेगूसराय में है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बिहार में वनोत्पाद आधारित उद्योग, बिहार में वनोत्पाद आधारित उद्योग की बात करें तो प्लाईवुड निर्माण बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर में। कत्था उद्योग बेतिया में। गत्ता उद्योग समस्तीपुर व दरभंगा में। वहीं पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, उदयपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? बेतिया में है। कहाँ पर है? बेतिया में। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 2006 को। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित है पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। प्रमुख प्राकृतिक स्थलों की बात करते हैं मैप के जरिए, तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि व नंदनगढ़ महोत्सव यहीं पर होता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे वैशाली, यहाँ पर बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये है। और आपका पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला यहीं पर पटना में ही लगता है, पटना के सोनपुर में। कैमूर की बात करें तो दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यहीं पर है। अनुपम झील भी यहीं पर है। गया दशरथ माझी, गया की बात करें तो दशरथ माझी लोक उत्सव गौतम बुद्ध अभयारण्य वन्यजीव दशरथ माझी लोक उत्सव गया में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध अभयारण्य वन्यजीव पार्क जो है गया में ही है। नवादा काकोलत जलप्रपात नवादा में है। और वन नागी टू नकटी नागी और नकटी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में है दोनों। वहीं पर मुंगेर में आपका भीम बांध अभयारण्य है, ऋषिकुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है व रामेश्वर कुंड है, ये जलकुंड है। आपका भागलपुर में जो है विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य है। कटिहार में जो है गोगाविल झील बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र है, गोगाविल झील। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर थी। आगे चलते हैं, बिहार के प्रमुख वनोपाज वनों से मिलने वाले उत्पाद की यदि बात करें तो शेमल है। शेमल जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है। वैज्ञानिक नाम बाइवैक्स सेइबा है। अन्य नाम इसका कॉटन ट्री है। क्या है? कॉटन ट्री। लाल रंग का पुष्प होता है। उत्पाद इससे क्या मिलता है? प्रमुख उत्पाद लकड़ी व रुई मिलती है। प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे होता है? तराई क्षेत्र में होता है। शाल की बात करें, इसका अन्य नाम शाखू है। वैज्ञानिक नाम शोरिया रोबोस्टा है। प्रमुख उत्पाद में रॉल है, रेजिन, धूप बत्ती व औषधि। लकड़ी, ये इसकी जो लकड़ी होती है साल की लकड़ी जो होती है रेलवे लाइन, स्लीपर व पानी वाले जहाज आदि के निर्माण में इस्तेमाल होती है। वहीं पर द्विबीजपत्री व आर्द्र पर्णपाती वृक्ष की बात करें, इसका प्रमुख क्षेत्र पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज व पश्चिमी चंपारण है। टसर की बात करें, रेशम का प्रकार है। ये कहाँ पर होता है? भागलपुर क्षेत्र में। और टसर हेतु आदर्श वृक्ष कौन सा होता है? अर्जुन वृक्ष होता है। आगे देखते हैं, शीशम, इसका वैज्ञानिक नाम डलबर्जिया शिशु है। लकड़ी, पत्तियां एवं जड़ें इसकी उत्पादन हैं। प्रमुख क्षेत्र दक्षिण पूर्वी बिहार में पर्णपाती वृक्ष होता है जो शीशम होता है। तून की बात करें तो ये महोगनी परिवार का वृक्ष है। इसका उत्पाद में लकड़ी, ये जो लकड़ी होती है फर्नीचर और खिलौने आदि के निर्माण में इस्तेमाल होता है। लाख की बात करें, लाख वृक्ष जो होता है, इसका वैज्ञानिक नाम
लेसिफर लक्का होता है। संस्कृत नाम लाच्छा से व्युत्पन्न है। उपनाम प्रकृति का वरदान कहलाता है लाख। ये सूक्ष्म कीटों द्वारा निर्मित होता है और प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे? बिहार झारखंड सीमा पर। लाख है तो आदर्श वृक्ष कौन से होते हैं? पलाश, बरगद, गुलरवा, कुसुम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने बिहार के भूगोल संबंधित जो भी चीज़ें थी उसको चित्रात्मक भाव में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।